बेटा मैं किसको, मैंने सॉक्स पहन रखे। नमस्ते जी, सब लोग कैसे हैं? पहले तो ये बताएंगे सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं? जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। नवीन सरपंच जी हैं, खुशबू हैं, और अंबादास सागर जी हैं, मोहित कुमार हैं, प्रदीप कुमार हैं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी साथियों का। जी, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। और बहुत बहुत शुभाशीष, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को, ढेरों प्यार आपको, बहुत ज़्यादा प्यार। आइए, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ज्योग्राफी में जो कल तक चला था, ठीक है, अब एक बार मैं सारे विषयों को यहाँ पर लिख लेता हूँ, तभी मैं आगे आपको समझाता हुआ बढ़ूंगा। ज्योग्राफी, अब देखिए पॉलिटी का तो संदर्भ ही नहीं बचा। ठीक है, आप सबको पता है, क्योंकि अब आपका हिस्ट्री विषय स्टार्ट हो चुका है ना। तो पॉलिटी का तो अब कोई संदर्भ बचा ही नहीं, तो इसलिए पॉलिटी में संविधान सभा भी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, वो भी बस ऐसे ही संविधान सभा में केवल, ठीक है, मांगे हुई, और थोड़ा सा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन तक शायद हुआ था। उससे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था, बस इतना ही हुआ था, है ना प्रांजल? तो इसलिए अब हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। तो आइए यहाँ पर हिस्ट्री देखें। हिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, तो केमिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से शुरुआत हुई है साइंस में। यहां पर केमिस्ट्री लिख लेते हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में देखिए अच्छे से चीजें चल रही हैं और फास्ट चल रही हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके में अगर हम देखें, तो स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये पढ़ाना है। टाइगर रिजर्व ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। ठीक है, ये है स्टैटिक जीके का। केमिस्ट्री में वही आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, और फर्स्ट चैप्टर में जितना भी पढ़ाया गया, ठीक है, वो मैंने, ठीक है, उसके सारे के एमसीक्यू करा दिए, जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट था। फर्स्ट चैप्टर्स के मैंने सभी एमसीक्यू करा दिए, मतलब जितना भी आप बोल सकते हैं कि जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट था वो सारे हो गए। यहाँ पर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये हम देखेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में। हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट चैप्टर आपका एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। एंशियंट हिस्ट्री में आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आपका हिस्टोरिक पीरियड, अभी उसके बारे में समझा रहे हैं सर। ठीक है, मैंने पीडीएफ देखी, तो फिर वहां पर जो है ना, एंशियंट हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है, और सभी को बताते हुए आगे चलूंगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करवाते हुए आगे चलूंगा। और ज्योग्राफी में भी अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, और ज्योग्राफी में जो कल तक चला है, आज थोड़ा आगे बढ़ गया है, क्योंकि आज जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दी है इंडिया की मैडम ने। ठीक है, तो जो कल तक चला है पहला चैप्टर, ठीक है, वो जो आपकी बेस लाइन है, आधार रेखा है, आंतरिक जल क्षेत्र है, ईईजेड है, हाई सी है, वो सब हम सारी समुद्री सीमा हम देख चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है विक्रम, लव यू टू यार, ढेर सारा प्यार सभी को। अब यहां पर आप देखो, सब लोग बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और आपके स्टैटिक जीके, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे अभी चैप्टर 1 पे ही हैं हिस्ट्री में। अब मैं कुछ चीज़ें आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा, और आप बहुत अच्छे से उस पर फोकस करोगे, ठीक है ना सब लोग? ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है, पुरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से पॉलिशदार पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। उत्तर है गलत। देखो, मैं हर बार वो एमसीक्यू वाली फॉर्मेट में नहीं लाऊंगा। मुझे लगेगा एमसीक्यू वाला फॉर्मेट में वो तब लाऊंगा जब मुझे लगेगा कि यार ठीक ठाक कंटेंट आपका क्लास में पढ़ा दिया गया, तो मैं वहां से डिटेल और डेप्थ प्रश्न पूछूं। जब मुझे कुछ समझाना होगा, कुछ बताना होगा, तो मैं ऐसे कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी लाऊंगा, तो एक वैरायटी बनी रहेगी, मजा आता रहेगा। ठीक है, अब आप समझो, देखो सबसे पहले आपको समझाया गया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं
कि मेरे प्यारे बच्चे देखिए, इतिहास को हम लोग, हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है, लिपि के विकास के आधार पर, लिपि के विकास, लिपि मींस स्क्रिप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट। तो इतिहास को लिपि के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग इतिहास को लिपि के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, आप समझना, प्री हिस्टोरिक है। दूसरा होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, काल मतलब इसको बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा होता है, ठीक है ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ऐसे से ऐड कर दो यहां से, है ना, या फिर थोड़ा सा इसको यहां से कर दो और अब ऐड कर दो इसको ले जाके, ठीक है। और तीसरा होता है भैया जी आपका आद्य, तीसरा होता है आपका हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल ही, ऐतिहासिक काल, ये तीसरा होता है, ठीक है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल, ये ऐतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हिस्टोरिक पीरियड है, हिस्टोरिक पीरियड है ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट। देखो ये ध्यान रखना, अभी मैं आपसे जब बातचीत कर रहा हूं, है ना, तो मेरी अपनी एक भाषा है, मेरी अपनी एक लैंग्वेज है, आप लोग उसे समझ पा रहे हो। लेकिन जब मैं आपसे कुछ भी चीजें, ठीक है, समझाता हूं लिखकर, तो वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य करती है वो स्क्रिप्ट करती है, लिपि करती है, ठीक है। आप मेरी भाषा को जानते हो, समझते हो बहुत अच्छे से, तो आप उस चीज को सुन रहे हो और समझ पा रहे हो। और प्लस, ठीक है, जिस लिपि में मैं लिख रहा हूं उस लिपि को भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसलिए जो मैं लिख रहा हूं वो भी आप समझ पा रही हो। तो मेरा लिखना और मेरा बोलना आप समझ पा रहे हो, बोलना मेरी भाषा से, लिखना लिपि से, ठीक है ना, ये बात आप समझना। हमेशा से इतिहास जानने के 2 सोर्सेस रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो आप कहना कि साहब इतिहास जानने के 2 सोर्सेस रहे हैं, इतिहास जानने के स्रोत 2 सोर्सेस रहे हैं। बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना और यहां पर पूरा फोकस करना, आपका पढ़ाई का नजरिया बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना। इतिहास जानने के 2 स्रोत रहे हैं, कौन कौन से? एक कहेंगे कि साहब एक रहा है पुरातात्विक, एक स्रोत रहा है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और इतिहास जानने का दूसरा स्रोत है आपका साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो इतिहास जानने के 2 स्रोत है हमारे पास। अब देखो, जिस मानव ने किसी भी प्रकार की कोई लिपि का विकास नहीं किया, अब ये जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं ये देवनागरी है और ये वाली आपकी इंग्लिश है, ठीक है। तो जिस मानव ने मेरे प्यारे बच्चे किसी भी प्रकार की लिपि का कोई विकास नहीं किया, जिस काल का मानव बिल्कुल लिखना जानता ही नहीं था, जिस काल में मनुष्य ने किसी भी प्रकार की लिपि का विकास नहीं किया, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह प्रागैतिहासिक काल है। क्या? जिस काल में मनुष्य ने किसी भी तरह की स्क्रिप्ट का विकास नहीं किया, जिस काल के मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट नहीं थी, तो उस काल के बारे में क्या आप यहां से कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हो? क्योंकि उस काल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, और जब नहीं लिखा गया तो उस काल के बारे में, उस पीरियड के बारे में आप कहां से जानकारी प्राप्त करोगे?
पुरातात्विक स्रोतों से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लिपि का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। जानकारी का एकमात्र सोर्स क्या है? पुरातात्विक सोर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरा प्यारा गुड्डा, समझ में आया? बोलो गुड्डा बाबू, आया समझ में? तो जानकारी का एकमात्र सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि इस काल के मनुष्य ने किसी भी प्रकार के लिपि का कोई विकास नहीं किया। यह है आपका प्रागैतिहासिक काल। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? अब इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मैं यहीं पर लिखूंगा आपको, ये आपको समझना है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत आपके हम 3 कालों को शामिल करते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका पाषाण काल आता है, जिसको आप बोलेंगे लिथिक एज, पाषाण काल। इसके बाद फिर पाषाण काल के बाद इसी के अंतर्गत आता है ताम्र पाषाण काल, इसको बोलेंगे चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज। और इसी के अंतर्गत आता है आपका लोह काल भी, जिसको हम लोग बोलेंगे आयरन एज। ठीक है बच्चे, मैं इंग्लिश में लिख नहीं पा रहा क्योंकि यहां पे इतनी जगह नहीं है, तो इसको लिथिक एज बोलेंगे। चलो मैं इसको लिख देता हूं, इसको लिथिक एज बोलेंगे, इसको चालकोलिथिक एज बोलेंगे, चालकोलिथिक एज बोलेंगे, और इसको आयरन एज बोलेंगे, आयरन एज बोलेंगे। प्रागैतिहासिक काल, हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं बच्चे, ताम्रपाषाण, पाषाण और लोह काल। ठीक है, तो पहले इतिहास, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा, किस आधार पे? लिपि के विकास के आधार पर। ठीक है बाबू, किस आधार पर? लिपि के विकास के आधार पर। इधर ध्यान दो, लिपि के विकास के आधार पर। जिस काल में मनुष्य को किसी भी तरह की लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, तो वो प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, अब जिस काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान तो था, ठीक है ध्यान रखना, स्क्रिप्ट की नॉलेज तो थी, लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन दिक्कत है हमारी कि हम उसे अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, हम अभी तक उसको पढ़ नहीं सके, हम अभी तक उसको डिकोड नहीं कर सके, डिकोड नहीं कर पाए अभी तक हम उसे। लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम बच्चे उसको डिकोड नहीं कर पाए, अभी तक अब उनसे पढ़ नहीं पाए। तो वो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऐसा भी होता है कि भैया आज के बारे में कल लिखा जाए, आज नहीं लिखा गया, आज के बारे में कल लिखा गया, तो उसको भी हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अब आप पूछेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कौन कौन आता है, मैं जरूर बताऊंगा। इसमें एक तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है मेरे प्यारे बच्चे इसमें। और इसमें आपका, ठीक है ना, प्री वैदिक पीरियड आता है, पूर्व वैदिक काल आता है, प्री वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल, वह इसमें शामिल है, ऋग्वैदिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इसलिए है सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और प्री वैदिक पीरियड जो है वो इसलिए इसके अंतर्गत आता है कि प्री वैदिक पीरियड की चीजों को आगे चलकर लिखा गया है, तो इसलिए वो प्रोटो हिस्टोरिक में आता है। अब हम आते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड का मतलब एक ऐसा काल जिसके बारे में लिखा भी गया बहुत अच्छे से, और हम उसको पढ़ भी पाते हैं, लिखा भी गया है, पढ़ भी पाते हैं, उसके बारे में हमारे पास सारे के सारे साहित्यिक एविडेंसेस हमारे पास हैं। तो इसमें पोस्ट वैदिक पीरियड से लेके अब तक हम इसमें शामिल करेंगे, पोस्ट वैदिक पीरियड से लेके अब तक हम इसमें शामिल करेंगे ऐतिहासिक काल में। ठीक है, क्लियर है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लिथिक एज, चालकोलिथिक एज और आयरन एज आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका प्री वैदिक पीरियड आता है। और आपका हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत पोस्ट वैदिक पीरियड से लेके अब तक आता है। इतिहास जानने का हमेशा 2 स्रोत हैं, तो यहां पर इस स्रोत को मैं बोल देता हूं ए और इसको मैं बोल देता हूं बी। अब देखो यहां पर समझना, अवेलेबल यहां पर केवल कौन सा है? ए है। इस काल के विषय में केवल अवेलेबल ए है। इस काल के विषय में अवेलेबल, इस काल के विषय में अवेलेबल ए भी है, बी भी है, दोनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है ना, लेकिन आप बी को पढ़ नहीं सकते, बी को पढ़ नहीं सकते, है ना, बी को पढ़ा नहीं जा सकता। और इस काल के विषय में अवेलेबल दोनों हैं,
ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है, मतलब आर्कियोलॉजिकल भी है और आपका साहित्यिक स्रोत भी है, दोनों ही अवेलेबल हैं। ए को भी पढ़ा जा सकता है और बी को भी पढ़ा जा सकता है, मतलब जानकारी ए से भी मिल सकती है और आपको जानकारी बी से भी मिल सकती है। क्या मेरी ये बात समझ में आई सभी को? अगर समझ में आई तो प्लीज एक बार आप थम्स अप बताओ। नहीं, मैं इसको छोटा कर देता हूं ना, तो आपको फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसी को छोटा कर देता हूं, और एक ही पेज पर मैंने इसलिए लिखा मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको सच बात बताऊं कि आप जो है ना इसमें कनेक्ट कर सको। हेलो, आ गया समझ में अब अच्छे से? अब बताओ, कोई इश्यू किसी को, किसी भी तरह का? जी, प्लीज मुझे एक बार बताओ, सभी को आया समझ में, क्लियर हुआ? जी बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। ये बताइए, अब देखो मैं आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ूंगा, है ना, ये ध्यान रखना, मैं आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ूंगा और थोड़ा थोड़ा बढ़ के मैं सारी चीजें समझाऊंगा। भारत में इस काल से संबंधित खोजों को शुरू किया रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस काल से संबंधित खोजों को, किसको? प्रागैतिहासिक काल से। तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, ये ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित व्यक्ति था। ये कोई आर्कियोलॉजिकल नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है बच्चे, ये किससे संबंधित था? बोलो, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित था, भूगर्भीय डिपार्टमेंट से संबंधित व्यक्ति था। ये कई बार पूछा गया है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित था रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से संबंधित खोजों को इस आदमी ने शुरू किया। देखिए, इसने तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट्ट जिले के पल्लवरम से एक हैंडेक्स खोज निकाला। हैंडेक्स, पत्थर की एक कुल्हाड़ी, जिससे कि आदि मानव शिकार करता था, तो इसने वो हैंडेक्स खोज निकाला। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को हम, ये किससे था? जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से था, या जियोलॉजी डिपार्टमेंट से था, संबंधित था। और ये रॉबर्ट ब्रूसफुट तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट्ट जिले के पल्लवरम से एक हैंडेक्स खोज निकालता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसको भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल, इज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, ये मैं बस आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है यहां पर, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हमने बांटा। अब ये पाषाण काल जो है, पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा जाएगा। पाषाण काल को बांटा जाएगा बेटा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व, मध्य और नव पाषाण काल, इसको फिर से 3 भागों में बांटा जाएगा। तो बस अभी मैं फिलहाल इतना लेकर चल रहा हूं आपको कि इसको संबंधित खोजों को शुरू किया रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ये आपका जो है पाषाण काल में एक आएगा मध्य पाषाण काल और फिर आएगा आपका नव पाषाण काल। बस इस आपको ये बात समझनी है। अब मैं जैसे अगले पेज पर गया और मैंने लिखा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे पाषाण काल, लिथिक एज, सभी गुड्डा समझेंगे। मैंने लिखा लिथिक एज, पाषाण काल। तो लिथिक एज को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा लिथिक एज को, 3 भागों में। एक पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। दूसरी जो है आपकी, वो हो गया आपका मेसोलिथिक एज। और तीसरा हो गया नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज 3 भागों में बांटा। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है बच्चे। अब देखो, इस काल का जो मानव है वह फूड कलेक्टर है। वो कंदमूल फलों को तोड़कर बीन कर खाता है, वह फूड कलेक्टर है।
और दूसरा वह हंटर है, ठीक है, हंटिंग करता है, शिकारी जीवन व्यतीत करता है। बस उसका एकमात्र उद्देश्य है कि कंदमूल फलों को मैं तोड़कर खा लूं, मेरा पेट भर जाए, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे वो शिकारी जीवन व्यतीत करता है। बस इतनी सी बात है। मध्य पाषाण काल में एक नई चीज शुरू हुई, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ये ध्यान रखना, यहां शुरू हुआ है पशुपालन, मोटा मोटा बता रहा हूं ऊपर से, यहां शुरू हुआ है पशुपालन, ठीक है। और पशुपालन के जो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं आदमगढ़ से। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ते को। फिर है नवपाषाण काल, ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल में इतना ही नहीं हुआ। मध्य पाषाण काल में मनुष्य चमड़े से बने वस्त्रों का प्रयोग करने लगा। पहले वो नग्न रहता था, लेकिन अब वो चमड़े से बने वस्त्रों का प्रयोग करने लगा। चमड़ा कहां से आता था? जंगली जीव जंतु मर जाता था तो भैया जी उचाल लेता था, तो चमड़े से बने वस्त्रों का प्रयोग करता था। और इसी काल के मानव ने सबसे पहले, देखिए, अंतिम संस्कार किया, मृतकों का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार, फ्यूनरल्स यहीं से स्टार्ट हुआ इंडिया में, ठीक है। फ्यूनरल्स यहीं से स्टार्ट हुआ बच्चे, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फ्यूनरल्स, अंतिम संस्कार यहीं से स्टार्ट हुए। अंतिम संस्कार का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वह मिलता है आपके उत्तर प्रदेश के, मैं लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ से कोई है तो बताएंगे? प्रतापगढ़ राजा भैया, ठीक है, जहां के बड़े फेमस बाहुबली हैं राजा भैया। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से दमदमा, महदहा और सराय नाहर राय, मेरे प्यारे बच्चे, क्या? सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा और सराय नाहर राय, ये तीन ऐसे स्थल हैं आपके जहां से मृतकों के अंतिम संस्कार के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन में कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया, इसके सबसे प्राचीनतम प्रमाण, ओल्डेस्ट एविडेंसेस हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के भागौर से मिलते हैं। इसमें चमड़े के बने हुए वस्त्रों का प्रयोग किया गया, मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार के सबसे प्राचीनतम प्रमाण ये मिलते हैं बच्चे। बस अभी मैं बहुत ऊपर ऊपर से बड़ा बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। अब आए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में इस काल के मनुष्य ने, देखिए, स्थायी आवास का विकास किया, स्थायी आवास, ठीक है, परमानेंट सेटल का विकास किया। इसी काल में कुम्हार का चाक का पहिया बना। आप पढ़ते ना पहिए की खोज, तो वो पहिया कौन सा था? रथ का थोड़ी नहीं था, वह कुम्हार का चाक का पहिया था बच्चे। कुम्हार के चाक के पहिए से क्या हुआ कि अब जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन को हम लोग कहेंगे पोट्रीज। अब वो जो मिट्टी के बर्तन हैं वो चाक पर बनाए जाने लगे। पहले मिट्टी के बर्तन बिना चाक के बनाए जाते थे, तो मिट्टी के बर्तन चाक से बनाए जाने लगे। स्थायी आवास की परंपरा का विकास, कुम्हार का चाक का पहिया बना। और यहीं पर पिट डॉयलिंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं, गर्त आवास। पिट डॉयलिंग्स मतलब गड्ढा बनाकर उनके भीतर रहा जाता था, पिट डॉयलिंग्स, गर्त आवास कहेंगे। गर्त आवास के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं आपको? ठीक है, कश्मीर से, ठीक है। कश्मीर का बुर्ज होम है एक, जहां पर गर्त आवास के प्रमाण मिलते हैं, और दूसरा गुफ कराल है, बुर्ज होम और गुफ कराल, यहां से। लेकिन एक और स्थान है जो कश्मीर का नहीं है बल्कि पंजाब का है, जिसका नाम है सराय खोला। पंजाब के सराय खोला से भी गर्त आवास के प्रमाण मिलते हैं। पंजाब के सराय खोला से भी आपके गर्त आवास के प्रमाण मिलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जी जी, बस आपको समझना है ना? समझ आ गया? बस आपको एक समझना है। और ये मैंने आपकी समझ इसलिए विकसित करवाई कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो और क्लियर हो जाएं। देखिए, जब आपकी क्लास चलेगी तो क्लास में ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्लास में। बस आपने समझा कि किस किस काल में क्या क्या हुआ है, इतना आपने जाना, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना समझ लिया। एक बार रिवीजन करेंगे आप और अच्छे समझ लेंगे। अब यहाँ पर है कि क्या पूछा है कि पुरापाषाण काल के लोग मुख्य रूप से पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग करते थे? नहीं, पॉलिशदार पत्थरों का जो प्रयोग स्टार्ट हुआ है, पॉलिश्ड टूल्स का प्रयोग, वो नवपाषाण काल में हुआ है, नियोलिथिक एज में हुआ है।
अब ये एसएससी ने सीधा सीधा पूछा है, न्यूलिथिक एज में पॉलिशदार हथियारों का, पॉलिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मध्य पाषाण के बागौर और आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल प्राप्त होते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि पशुपालन के एनिमल हस्बेंड्री के जो सबसे, ठीक है, ओल्डेस्ट एविडेंसेस आपको मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं, ओल्डेस्ट एनिमल एविडेंसेस, वो आपको आदमगढ़ और बागौर से मिलते हैं। ठीक है, आदमगढ़ और बागौर से मिलते हैं जी। गर्तावास पिट ड्वेलिंग्स, मतलब बच्चे वो गड्ढा बनाकर गड्ढे के भीतर रहता था, उसको हम गर्तावास कहेंगे जी। चिराग जी, बहुत अच्छे। चिराग कह रहे हैं कि सर इस टाइम भगवान कहाँ थे। भगवान थे या नहीं थे बेटा, भगवान के अस्तित्व का प्रश्न बहुत जटिल है, ठीक है, और मैं बड़ा छोटा सा इंसान हूं, बड़े बड़े लोग भी इसको नहीं समझा पाए, ठीक है, इस प्रश्न को। आइए बस समझ में। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके लिए कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। गलत। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रिटन एविडेंसेस तो हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रिटन एविडेंसेस तो हैं मेरे प्यारे बच्चे, उपलब्ध हैं, मैंने पहले बता दिया था, लेकिन उनको अभी तक रीड आउट नहीं किया गया, हमारी औकात से बाहर है, अभी तक वो रीड आउट नहीं किए जा सके, वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, वो रीड आउट नहीं किए जा सके, रिटन एविडेंसेस तो हैं लेकिन अभी तक वो रीड आउट नहीं किए जा सके, वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके, तो इसलिए गलत हो गया। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को शामिल करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को शामिल करते हैं, और दूसरा इसके अंतर्गत हम प्री वैदिक पीरियड को, प्री वैदिक पीरियड को शामिल करते हैं जी हाँ। और एक बात ध्यान रखना, देखो अभी कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये क्लास आपको छोड़नी नहीं है ना आर्यन, ये क्लास आपको छोड़नी नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक ये बैच है। अगर जीएस में आप वास्तव में ईमानदारी से, अगर आप एडुकेटी तो क्या किसी की भी अगर आप बाट लगाना चाह रहे हो ना, तो फिर ये क्लास मस्ट से पकड़े रखो, आप इसे मत छोड़ो। बुर्जहोम नामक एक नव पाषाणिक स्थल है, न्यूलिथिक साइट है बुर्जहोम, उसमें पिट ड्वेलिंग्स मिलते हैं, मतलब उसमें गर्तावास मिलते हैं, उनमें गर्तावासों में मालिक के साथ कत्ते को भी दफनाया गया था, बिल्कुल सही बात है, बुर्जहोम में। देखो अब देखना, एक है आपका स्थल मेजोलिथिक का आदमगढ़, मेजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, एक है आपका न्यूलिथिक, न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण काल। समझना आप इस बात को बहुत अच्छे से। देखिए अब ये जो मेजोलिथिक आपकी साइट है, इसमें है आदमगढ़, आदमगढ़ साइट जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें है बुर्जहोम, ये दोनों ही साइट ऐसी हैं जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ते को क्यों दफनाया जाता था मुस्कान, इसलिए बच्चे क्योंकि वो उसका पालतू होता था, प्रिय होता था, तो दफना दिया जाता था कि भाई मरने के बाद इंसान जिस भी जहां भी जाएगा उसका प्रिय, सबसे प्रिय पालतू पशु जो है वो भी उसको साथ चला जाएगा, ठीक है, वो भी उसके साथ चला जाएगा, चिराग है ना। तो इसलिए मध्य पाषाण स्थल आदमगढ़ और नव पाषाण स्थल बुर्जहोम में, जहां पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है दीपक, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चे। भीमबेटका की गुफाएं केवल नवपाषाण काल के चित्रों के लिए जानी जाती है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं बताता हूं, क्योंकि आपने मुझे अभी ज्यादा डीप नहीं जाने दिया, मैं जाऊंगा भी नहीं, है ना, अभी ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, कल मैं इसमें समुद्र खोल दूंगा, आप चिंता ना करो। भीमबेटका की गुफाएं केवल नवपाषाण काल के लिए जानी जाती है? नहीं, भीमबेटका की गुफाओं का जो स्टार्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चे, वो कहां से हुआ, तो देखो पाषाण काल को, इधर देखना बच्चे, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे, लिथिक एज को, कौन कौन से हैं, पुरा, पैलियोलिथिक एज, मध्य मीजोलिथिक एज और नव, ठीक है, न्यूलिथिक एज। किस किस काल में क्या क्या हुआ मैंने समझा दिया।
पुरापाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटना हमें। पहला है निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल। निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल। पूर्व पुरा, यह है मध्य पुरा, पुरा, ठीक है, मध्य पुरा, मिडिल पैलियोलिथिक एज। यह है आपकी लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और यह है आपकी हाई या पोस्ट पैलियोलिथिक एज, उच्च या उत्तर। ये पुरापाषाण काल है। आप कहेंगे सर यहां पर भी मध्य, ये बेटा मध्य पाषाण काल है, ये मध्य पुरापाषाण काल है, ये मध्य पुरापाषाण काल है। ठीक है, हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। क्यों बांटा हमने 3 भागों में? क्योंकि जो यहां पर स्टोन के, ठीक है, आपके उपकरण मिले, टूल्स मिले, स्टोन टूल्स के शेप, साइज और उनके जो प्रसार क्षेत्र था, जो उनका एरिया था, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो था, ठीक है, उसमें डिफरेंसेस के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा पैलियोलिथिक एज को। ये मीजोलिथिक एज है जिसमें पशुपालन स्टार्ट हुआ, चमड़े से बने हुए वस्त्रों को मनुष्य पहनने लगा और, ठीक है, मनुष्य दफनाने लगा मेरे प्यारे बच्चे उनको। ठीक है, नवपाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, गांव बने, बस्ती बनी, मेहरगढ़ सबसे पहला गांव बना, खेती बाड़ी शुरू हुई, मनुष्य ने सबसे पहले, एक्चुअली अब तो एविडेंसेस है कि मनुष्य ने सबसे पहले जौ को, सॉरी, धान को गाया था, धान के बाद फिर जौ और फिर उसके बाद गेहूं उगाए गए थे, है ना। चलिए, तो हमने पुरा को फिर से 3 भागों में बांट दिया। इसमें बस आपको समझना है, ठीक है, मैं मोटा मोटा ऊपर से भी समझा रहा हूं कि ये वाला जो समय है, पुरापाषाण काल की जो सबसे लास्ट स्टेज है, इसी में भीमबेटका की गुफाएं अस्तित्व में आ गई थी। भीमबेटका की गुफाएं यहीं से हैं, भीमबेटका केव्स यही हैं। प्लस इसी काल में मनुष्य ने आग की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ फायर इसी काल में की थी, उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल में। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब कह रहे हैं कि सर कुत्ते को, बेटा कुत्ते को अब, ठीक है, इतना तो एविडेंसेस नहीं है कुत्ते को मार के दफनाया जाता था, क्योंकि कुछ लिखा हुआ तो अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, या मिला ही नहीं, इस काल में तो लिखा हुआ ही नहीं मिला आमतौर पर जी। क्लियर है ना? तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई। मैं देखो इंग्लिश में साथ साथ लेकर चल रहा हूं, ये लिथिक एज है, ये है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। ठीक है, हाँ, ये है पैलियोलिथिक एज, ये है मीजोलिथिक एज, ये है न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। ये आपका लोअर या प्री पैलियोलिथिक एज, ये आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज, और ये आपका हाई पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ? नवीन, सरपंच, ये बात आई समझ में? चलो जी, थैंक यू। हाँ सौम्या, बिल्कुल कमेंट दिख रहे हैं आपके। देखिए सभी प्यारे बच्चे के, अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल को आइस एज के साथ संपाती माना जाता है, मतलब को इंसाइड माना जाता है। ठीक है, आइस एज के साथ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको आइस एज के साथ को इंसाइड माना जाता है, संपाती माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। जी हाँ, ठीक है, सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप को, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ को, और ये सबसे प्राचीनतम बस्ती भी मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम, ओल्डेस्ट बस्ती, सबसे प्राचीनतम बस्ती। ठीक है ना, बस्ती मींस आप कह सकते हैं बच्चे लिविंग एरिया, सबसे प्राचीनतम लिविंग एरिया। ठीक है, सबसे प्राचीनतम आपकी बस्ती, या सबसे प्राचीनतम आपका, ठीक है, विलेज, विलेज कह सकते हैं, जहां पर लोग रहते हो, जहां पर आबादी हो, मेहरगढ़ को ही। और ये ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ कहां पर है भाई, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, बलूचिस्तान। ठीक है, यहां से सोहन रिवर जाती है, सोहन नदी, सोहन नदी के तट पर है, और यहीं पर सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले। सिंधु सभ्यता में यहीं से जो है वह हमें कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल है जी। ठीक है, सबसे प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल है, तो ये बात बिल्कुल सच है,
बिल्कुल सही है। कल चिंता ना करो, कल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, माइक्रोलिथ औजारों का विकास नवपाषाण काल की प्रमुख तकनीकी विशेषता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, माइक्रोलिथ जो हथियारों का विकास हुआ है, अब यहां पर आ जाओ फिर से एक बार देखो। इस काल में जो आपके टूल्स मिलेंगे वो हैं दो नेचर के या दो कल्चर। इस काल के टूल्स को कहते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, चॉपर चॉपिंग पेबल सीसीपी, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, और दूसरे हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स कल्चर। हैंड एक्स कल्चर इसको हम मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं, मद्रासियन कल्चर, क्योंकि इस संस्कृति के उपकरण सबसे पहले दक्षिण भारत में मिले थे, मद्रास में, तो इसलिए हैंड एक्स कल्चर को मद्रासियन कल्चर कहते हैं। संस्कृति के उपकरण सबसे पहले मद्रास में मिले, ठीक है, अतिरापक्कम और बदमदुरे नाम के स्थान से। कहां से? अतिरापक्कम और बदमदुरे नाम के स्थान से मिले। यह है बच्चे सीसीपी मतलब चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर को हम सोहन कल्चर भी कहते हैं, सोहन कल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संस्कृति के उपकरण सबसे पहले हमको सोहन नदी की घाटी से मिले। वो सोहन नदी की घाटी कहां पर है? मैंने बताया आपको बलूचिस्तान में पड़ती है। चॉपर चॉपिंग पेबल तो एक हथियार होता है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ यार, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर आ गया बच्चे। देखो ये है चॉपर चॉपिंग पेबल्स। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है बच्चे? जी बिल्कुल रिवीजन के लिए है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल रिवीजन के लिए है। और मैंने इसलिए कि आपको दिखाऊं चॉपर चॉपिंग पेबल क्या है। देखो सबसे पहले होता है पेबल। पेबल का मतलब होता है पत्थर का वह टुकड़ा जो नदी के धार में रगड़ खाकर चिकना और सपाट हो गया, वो पेबल कहा जाता है। वे टुकड़ा जो नदी के धार में रगड़ खाकर चिकना सपाट हो गया, पेबल। अब वो जो पेबल है उसके उसी सिरे को दोबारा से धार लगा दी जाए जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना सपाट हो गया था। जैसे ये पत्थर है, ये नदी की धार में रगड़ खाकर यहां से चिकना हो गया, शार्प हो गया, अब मैं इस पर फिर से धार लगा दूं तो ये बन जाएगा चॉपर। ऐसे और ज्यादा नुकीला कर दूं, क्यों कर दूंगा और ज्यादा नुकीला? आदि मानव क्यों करता था इसको और ज्यादा नुकीला? वो इसलिए करता था क्योंकि वो नुकीला हो जाएगा, जितना शार्प हो जाएगा तो वो इजीली जंगली जानवर के किसी भी वाइल्ड लाइफ के पेट में घुस देगा, ठीक है, और बड़े आराम से हंटिंग कर लेगा, बड़े आराम से शिकार कर लेगा, है ना। तो ये हो गया चॉपर चॉपिंग। और ठीक है, पेबल मैंने बता दिया, चॉपर बता दिया। चॉपिंग का मतलब है कि जब दोनों किनारों को छील दिया जाता था, जब दोनों किनारों को छील दिया जाता था मेरे प्यारे बच्चे, तो वो कहलाते थे आपके चॉपिंग। तो चॉपर चॉपिंग पेबल। पेबल नेचुरल है, चॉपर को, चॉपर की एक धार को और ज्यादा शार्प कर दिया गया, चॉपिंग की दोनों धार को शार्प कर दिया गया है टू हंट। यस दीपक, टू हंट, जिससे कि आराम से अच्छे से वो शिकार कर सके, आराम से अच्छे से शिकार कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसको सीसीपी कल्चर आप लिख लेंगे, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, सोहन कल्चर, क्योंकि इस संस्कृति उपकरण सबसे पहले सोहन नदी वैली में मिले, सोहन रिवर वैली में मिले। इसको हैंडेक्स। अब हैंडेक्स से संबंधित दो ओल्ड टूल्स मिलेंगे, हैंडेक्स से संबंधित दो ओल्ड टूल्स मिलेंगे। एक स्क्रैपर, स्क्रैपर हिंदी में कहेंगे विधारणी, दूसरा क्लेवर, खुरचनी। क्लीवर या क्लेवर या फिर स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचनी, खुरचनी का मतलब है जानवरों का चमड़ा चीरने में या फिर पेड़ों की छाल चीरने में, तो जिसका प्रयोग चीरने में किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे स्क्रैपर, जिसका प्रयोग चीरने में किया जाएगा स्क्रैपर। और जानवरों का चमड़ा उतारने में जिसका प्रयोग किया जाएगा उसको क्लीवर कहेंगे। ये क्लीवर और स्क्रैपर संबंधित है हैंडेक्स कल्चर से, जो कि दक्षिण भारत में हमें मिली है। और सीसीपी, ठीक है, चॉपर चॉपिंग पेबल, ये संबंधित है आपके सोहन से। क्लियर हुआ? अब हम आए आपके पुरापाषाण काल में ही, ये जो मध्य वाला है, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी वो समझना, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होगी वो होगी, ठीक है, कोर से बने हुए उपकरण, मतलब कोर नहीं कहेंगे आप, फ्लेक, यस फ्लेक। तो फ्लेक से बने हुए उपकरण, फ्लेक मतलब सल्क, इसकी सबसे बड़ी जैसे इनकी विशेषता है चॉपर चॉकिंग पेबल और हैंडेक्स। हैंडेक्स का हमने डिवाइजन कर दिया स्क्रैपर में और क्लीवर में बच्चे, ठीक है। तो वैसे ही इसकी विशेषता है फ्लेक, फ्लेक फलक, बात समझ में आ रही है? सॉरी, फ्लेक मतलब सल्क, सल्क, सल्क भी पत्थर के छोटे हथियार है। मतलब जैसे जैसे मनुष्य यहां से आगे बढ़ेगा,
जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, पुरा से मध्य पे जाएगा, मध्य से नब पे जाएगा, वो और ज्यादा लाइट वेटेड, वो और ज्यादा शार्प, वो और ज्यादा अच्छे हथियारों का यूज करना सीख जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इमेज दिखाता हूं, बिल्कुल। अब आप इमेज देखो। ठीक है, देखो, ये रहा हैंडेक्स, ये है चॉपर, ये है क्लीवर। देखो, ये क्लीवर, ये हैंडेक्स, ये चॉपर आपको दिख रहे होंगे, ये सारे हैं। ठीक है, इसको खोलो, इस इमेज को, इसमें और क्लियर होगा। देखो, इसमें और क्लियर है, ये चॉपर है ना, ये चॉपिंग मतलब नाइफ है, ये एक तरह का, ये स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर है, आपको दिख रहा होगा, दैट इज ए स्क्रैपर, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको दिखाई, चॉपर, चॉपिंग पेबल, स्क्रैपर वगैरह, ये सब है। उम्मीद करता हूं समझ में आई। तो ये फ्लेक है, मतलब फ्लेक का मतलब है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, उनको फ्लेक कहेंगे। और यहां पर जब वो आएगा इसमें हाई में, तो वो फ्लेक और ब्लेड दो का यूज करेगा, फ्लेक का यूज करेगा, फ्लेक का यूज तो वो यहीं से कर रहा है, अब साथ ही साथ वो ब्लेड का भी यूज करने लगा। ब्लेड कोई लोहे का ब्लेड नहीं है, देखिए यहां पर कोई मेटल तो है ही नहीं, तो वो जो ब्लेड है वो किसका है भैया, वो स्टोन का है। तो अभी तक सारे स्टोन के, ठीक है, वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, टूल्स बनाए जा रहे हैं, स्टोन के सारे हथियार बनाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसे स्टोन टूल्स कहते हैं, स्टोन टूल्स। ठीक है, तो फ्लेक है। मध्य में आएंगे तो मध्य में बच्चे माइक्रोलिथ का यूज हुआ है। अब वह छोटे छोटे पत्थर के टूल्स बनाने लगा है, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, ये इसकी विशेषता है। मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज की विशेषता क्या है, माइक्रोलिथ टूल्स। और जब हम यहां पर आएंगे नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल की जो विशेषता होती है वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, सब लोगों को यहां पर ध्यान से। नवपाषाण की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चे, पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, पॉलिश्ड टूल्स, वो मतलब अब पॉलिश किए हुए पत्थर के हथियारों का प्रयोग किएगा, पॉलिश की होगी, जो कि पंच्ड होंगे, बहुत ज्यादा नुकीले होंगे, तो वो नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की विशेषता है टूल्स की पॉलिश्ड है, मध्य पाषाण काल के टूल्स की विशेषता है कि वो माइक्रोलिथ है, और जो पुरा पाषाण काल के टूल्स की विशेषता है उसमें भी तीन काल हैं। तो पहले वाले में चॉपर, चॉपिंग, पेबल और हैंडेक्स, मध्य वाले में फ्लेक, और उच्च या उत्तर वाले में फ्लेक और ब्लेड, फ्लेक और ब्लेड। जी, दिस क्लास इज नॉट अ क्लास, दिस इज अ इमोशन। यस यार, इमोशन यार, बिल्कुल इमोशन है। देखिए, इतना डिटेल में, इतना डीप में, और आप पूछ रहे हो ना कि सर क्या कभी पूछे जाएंगे, मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आपका कंटेंट उस लेवल का है कि आप एग्जामिनर एडिक्विटी की भी, देखिए, ऐसी तैसी कर सकते हो, तो बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो लोग ये कह देंगे इतना नहीं पूछा जाता। जी, ठीक है हिमांशी, यस। और ये बहुत डीप नहीं है, ये तो 1% भी डीप नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये तो 1% भी डीप नहीं है। अब यहां पर देखेंगे, माइक्रोलिथ औजारों का विकास नवपाषाण काल में हुआ नहीं, नवपाषाण काल में किसका हुआ है, पॉलिश्ड वेयर का। ठीक है, जो पॉलिश्ड टूल्स है, वह विशेषता है नवपाषाण काल की, पॉलिश्ड टूल। ठीक है, जो कि पंच्ड है, ठीक है ना, काफी नुकीले हैं, वो है। ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण किसकी विशेषता है, मीजोलिथिक एज की। बोलो मेरे साथ, ये किसकी विशेषता है बच्चे, मीजोलिथिक एज की विशेषता है। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ मीजोलिथिक एज, ये मध्य पाषाण काल की विशेषता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मीजोलिथिक एज की है बच्चे, है ना। आइए इधर, अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसशिप ने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है, जेम्स प्रिंसशिप ने पढ़ा था, बस इतना। और अगला प्रश्न है आपका, पुरा पाषाण काल के दौरान मानव ने आग का नियंत्रित उपयोग करना पूरी तरह सीख लिया था, यस, पूरी तरह सीख लिया था। लेकिन पुरा पाषाण काल के किस दौर में, मैं आपसे पूछूंगा, पैलियोलिथिक के किस दौर में, तो आप कहेंगे अपर। ठीक है, अपर एज मतलब अपर पैलियोलिथिक एज। जो उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल है, उसमें उसने आग पर पूरी तरह से नियंत्रण करना सीख लिया था। ओके बुन्ना जी। अब यहां पर हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री के खत्म हुए, काफी डिटेल में आपने पढ़ा,
ठीक है, और इनके नोट आप बना लेना, है ना। आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि ये सिस्टमेटिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन जब आप क्लास के साथ इसे पढ़ोगे ना, वहीं से एक बार देखना, जब क्लास के साथ आप इसके नोट्स बनाओगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, क्लास के साथ ही मैंने सारी चीजें ये लिखी हैं। ठीक है, ये क्लास के साथ ही मैंने लिखा है सब कुछ, सारी चीजें। चलिए, अब हम आते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में इन्हें तो 2 मिनट में उड़ा देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ नया चला ही नहीं है। केमिस्ट्री में कल एमसीक्यूज ही हुए हैं, है ना। तो पीतल जो ब्रास है एक रासायनिक यौगिक है, क्योंकि देखिए इसमें तांबा और जस्ता एक निश्चित अनुपात में होते हैं, गलत। इसमें कहा गया है केमिकल कंपाउंड है, नहीं। वो क्या है बताएंगे फटाफट से। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब डेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में भी, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मिक्सचर में वो किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस मिक्सचर का। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, नॉट हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का नहीं है, वो किसका है? होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो पीतल एक रासायनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें तांबा और जस्ता एक निश्चित अनुपात में होते हैं, गलत हो गया, क्योंकि पीतल क्या है? एक मिक्सचर, एक मिश्र धातु है पीतल। नहीं बच्चे, ठीक है। ठीक है, इसमें है पुरापाषाण काल के दौरान मानव ने आग का नियंत्रित उपयोग करना पूरी तरह से सीख लिया था। यस, ठीक है, करेक्ट, 101% करेक्ट। ठीक है ना। अपर एज में उसने, ठीक है, आग की खोज की, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज की मेरे प्यारे बच्चे। इसी एज में उसने कंट्रोल भी कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया। और वो आग का यूज करने में पूरी तरह से मीजोलिथिक एज में वो प्रो हो चुका था। ठीक है, मीजोलिथिक एज में वो आग का प्रयोग करने में बिल्कुल सिद्धहस्त हो चुका था, सिद्धहस्त हो चुका था, वो सिद्धहस्त हो चुका था। आइए, ठीक है, अब हम यहां पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे जी। दूसरा है, किसी यौगिक के गुणों को उसके घटक गुण तत्वों के गुणों के भौतिक युग के रूप में देखा जा सकता है। किसी भी यौगिक के गुणों को, किसी भी यौगिक के, किसी भी कंपाउंड के जो प्रॉपर्टी है, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम उसके, ठीक है ना, फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, नहीं। मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी, हमेशा ध्यान रखना। जैसे है आपका, ठीक है, मैंने बताया था 2H2 प्लस O2 तो हो जाता है 2H2O। बात समझ में आ रही है? 2H2O। तो आप यहां पर, ठीक है, पानी में हाइड्रोजन, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भौतिक गुणों को नहीं देख सकते। यहां पर पानी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यहां पर आप इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिजिकल क्वांटिटी को या फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं देख सकते। फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया कारक के गुणधर्म बदल जाएंगे। मैंने बताया था हाइड्रोजन का काम क्या है? ज्वलनशील है। ऑक्सीजन का काम क्या है? कि जलाने में सहायक है, जबकि पानी बुझाता है। तो इसमें आप नहीं कर सकते। आप किस में देख सकते हैं भौतिक गुणों को? आप किस में देख सकते हैं? कंपाउंड में देख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, कंपाउंड में देख सकते हैं हम कहेंगे नहीं सर, कंपाउंड में हम नहीं देख सकते। तो फिर बच्चे किस में देख सकते हैं? कंपाउंड में नहीं देख सकते तो आप कहेंगे सर हम मिक्सचर में देख सकते हैं। अब मिक्सचर में देख सकते हैं भौतिक गुणों को, मिक्सचर में देख सकते हैं, कंपाउंड में नहीं देख सकते। कितने लोग लाइव हैं? चलो मैं दिखा देता हूं कि मेरी क्लास इतनी रात को होती है। 1 सेकंड रुकेंगे, आपके कहने पे मैं दिखा देता हूं। जी, अरे वाह, ठीक है। मेरी क्लास में 1300 स्टूडेंट लाइव चल रहा है अभी, इतनी रात को भी। नहीं बच्चे, अभी अभी नहीं, अभी क्यों रहने दें? देखिए 20 क्वेश्चंस तो करेंगे, है ना, अभी क्यों रहने दें। आइए, अगला प्रश्न है, टिंडल इफेक्ट वास्तविक विलेनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता नहीं।
टिंडल इफेक्ट केवल वास्तविक, केवल ट्रू सॉल्यूशंस के द्वारा, आप कहेंगे नहीं, ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं होता बच्चे, किस में होता है, कोलाइड में होता है, ठीक है ना, कोलाइड सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होता है, किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चे, कोलाइड सॉल्यूशन में होता है टिंडल इफेक्ट। तो ये बात हमको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको ईयर बताया था, ब्राउनी गति, ठीक है, जो ब्राउनी मोशन होती है वो प्रोवाइड कराती है कोलाइडल सॉल्यूशन, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द पार्टिकल फ्रॉम अ सेटिंग डाउन। ये कोलाइडी विलेनों को स्थायित्व प्रदान कराती है क्योंकि ये कणों के नीचे बैठने से उनको रोकती है, बिल्कुल सही बात है, ब्राउनी गति जो है यही कणों को नीचे बैठने से रोकती है, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, ये कोलाइडी विलियन को स्टेबिलिटी प्रदान कराती है, स्थायित्व प्रदान कराती है, क्योंकि उनको नीचे बैठने से रोकती है, बिल्कुल सत्य बात है। अगला प्रश्न है, पानी एक तत्व है, गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चे, क्यों, क्योंकि वाटर इज अ कंपाउंड, अभी तक हम पढ़ाते हुए आए वाटर कंपाउंड है, एक वाटर कंपाउंड है, जैसे कि ध्यान रखना P4, ये आप कहेंगे, ठीक है, कि ये एक तत्व है, ये एक एलिमेंट है P4, यस, ये एक एलिमेंट है P4, ठीक है, S6 एक एलिमेंट है, C6 एक एलिमेंट है, हम कहेंगे सर ये एलिमेंट है, लेकिन जब हम बात करेंगे भैया आप देखेंगे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, पानी यार, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मैं कहूंगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी हो जाएगा, मैं कहूंगा H2O, ये पानी हो जाएगा, मैं कहूंगा अमोनिया NH3, ये पानी हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा जी। बताओ बेटा संजीत, मिक्सर और कंपाउंड में बेटा क्या डाउट है, और सर के पढ़ाने के बाद भी डाउट रह गया, मैं दूर करता हूं मिक्सर और कंपाउंड के डाउट को, अगर मेरे पढ़ाने के बाद डाउट दूर हो जाए तो प्लीज मुझे एक बार बता देना, ठीक है, इधर देखो, मिक्सर, मिक्सर, देखिए मिक्सर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि मिक्सर में मेरे प्यारे बच्चे एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, ठीक है, अगर मिक्सर कैसा है, सॉल्यूशन है, विलियन है, तो मैं मिक्सर को विलियन से समझाऊंगा, मैं मिक्सर को किससे समझाऊंगा, सॉल्यूशन से, विलियन से, तो इसमें विलेय है, सॉल्यूट है और इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है नींबू पानी, नींबू पानी, जिसको कि कई लोग शरबत भी बोल देते हैं, एक सेकंड रुकना बेटा, तो मेहनत कर रहा है, नहीं कभी नहीं कहना इस बात, थैंक यू, कॉफी नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चे, हाँ अब देखो, तो मैंने नींबू पानी शरबत है, तो शरबत में जिसकी मात्रा कम है, किसकी मेरे प्यारे बच्चे, चीनी की, ठीक है, चीनी और नींबू, चीनी और नींबू क्या है, विलेय है, जिसकी मात्रा देखा है पानी, वो क्या है, विलायक है, तो एक मिक्सचर बन गया नींबू पानी शरबत। जब आप शरबत को पियोगे तो आपको बेटा उसमें चीनी का भी टेस्ट आएगा, नींबू का भी टेस्ट आएगा, और काला नमक डला है, काला नमक का भी टेस्ट आएगा, काला नमक का भी टेस्ट आएगा, जीरा पाउडर डला है तो उसमें जीरा पाउडर का भी टेस्ट आएगा। मेरे प्यारे बच्चे आप मेरे केस में नहीं कह सकते, ठीक है ना, मेरे केस में आप ये नहीं कह सकते बेटा, मैं दोनों ही भाषाओं को, इनफैक्ट मैं अंग्रेजी ज्यादा अच्छी पढ़ा दूंगा, मतलब इंग्लिश में ज्यादा अच्छा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज को लेकर चल रहा हूँ, आप मुझसे नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही भाषाओं को, ठीक है, मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, कई बार लिखाना नहीं हो पाता, लिखाना एक भाषा में लिखा देता हूँ तो दूसरी भाषा को मैं ऐसे ही समझा देता हूँ बच्चे, ठीक है,
तो बस यही बात मेरी समझनी है कि चीनी, नींबू, काला नमक, जीरा पाउडर और ये पानी क्या है, विलायक है। तो आपको, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी इसमें, विलेय और विलायक दोनों की प्रॉपर्टी होती है। विलेय और विलायक, सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सल्यूट और सॉल्वेंट। और ये मेरी बात समझ में, दोनों की प्रॉपर्टी है, सल्यूट की भी प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की भी प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है जनाब। आप क्या कर सकते हैं, आप भौतिक प्रक्रम के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पानी को अलग कर देंगे, ठीक है, और आप चीनी को अलग कर देंगे, बिल्कुल अलग कर सकते हैं, भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे आप नींबू पानी को उबाल दीजिए, तो जो पानी होगा वो एवेपोराइज्ड होगा, उस भाप को आप जमा लीजिए, वो फिर से पानी बन जाएगा, तो पानी अलग हो गया, चीनी अलग होगी। भौतिक प्रक्रम के द्वारा आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बच्चे मिक्सचर, ये क्या हो गया, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में जैसे जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सब मिक्सचर में आती हैं। अब आप आओ कंपाउंड पे, अब आप आओ कंपाउंड पे। कंपाउंड मतलब बच्चे यौगिक, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ बच्चे, यौगिक। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, कंपाउंड यौगिक कैसे, क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर देखो ना बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने, ठीक है ना, हाइड्रोजन लिया, क्लियर है, और आपने 2H2 और ऑक्सीजन लिया, दोनों की रिएक्शन करवाई, और दोनों की एक निश्चित रासायनिक संयोजन में, तो ये बना आपका पानी 2H2O। तो आप इसको अब एक बार पानी बन जाने के बाद, अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, अब नहीं कर सकते सेपरेट, आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। किसके द्वारा बच्चे, एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि इसमें बच्चे, ठीक है ना, जब नींबू पानी बन गया था तो दोनों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जी भैया जी, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं यहां पर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया यह है ज्वलनशील और यह है जलाने में सहायक, और जबकि ये क्या करता है, ये उल्टा करता है, बुझाता है, ये क्या करता है, बुझाता है बच्चे। जी, क्लियर है। हाँ, रसना फसना आप जो भी ले लो एग्जांपल, वो ले लो आप। चलो बच्चे, कल की पीडीएफ में मैं यहीं से आगे पढ़ाऊंगा, आज यहीं पर। आज थोड़ा सा तुम्हारा भैया हल्का सा थक गया यार, और शारीरिक नहीं, हल्की सी आज मानसिक थकान हुई है थोड़ी सी, ठीक है। तो आज अपने भाई को आप यहीं पर तो परमिशन बच्चे, ठीक है, फिर मैं यहां से आगे के क्वेश्चंस फिर मैं कल कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।